नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एमपी बीजेपी की कमान अब हेमंत खंडेलवाल के हाथ में है। हेमंत खंडेलवाल एक ऐसे नेता जिनकी भूमिका सत्ता और संगठन दोनों ही जगहों पर रही। जितने वो संघ के करीबी हैं उतने ही संगठन और सत्ता के। अब प्रदेश बीजेपी संगठन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर। हालांकि उनकी ताजपोशी ऐसे वक्त हुई है जब प्रदेश में सत्ता और संगठन में बीजेपी काफी मजबूत के साथ खड़ी है और प्रदेश भाजपा की बुलंदी को बरकरार रखने के साथ साथ उसको और आगे ले जाना अब हेमंत खंडेलवाल की जवाबदारी है। लेकिन इसके पहले जिम्मेदारी संभालते ही जहां एक और हेमंत खंडेलवाल ने अपने पहले ही संबोधन में प्राथमिकता गिनाई, तो वहीं पार्टी के भीतर और बाहर साथ ही विपक्ष को भी अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। पार्टी कार्यालय में पहले संबोधन में उन्होंने कहा कि बीजेपी का झंडा हमेशा बुलंद रहे, हर कार्यकर्ता का सम्मान रहेगा, जो क्षमता कार्यकर्ता की होगी उसे वो कार्य मिलेगा। जनता की भावना के अनुरूप काम करें, हमें अनुशासन में रहना है, अनुशासन में रहने वालों का सम्मान होगा और जो पार्टी से दाएं बाएं होगा उसे दिक्कत आएगी। खंडेलवाल ने कहा कि मैं आम कार्यकर्ता हूं, बीजेपी क्षमता के हिसाब से पद और जिम्मेदारी सौंपती है। हम सबको मिलकर नया इतिहास गढ़ना है। लगे हाथ उन्होंने कांग्रेस को भी चुनौती दे डाली। कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराया है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी सिर्फ पार्षद का ही चयन करके दिखा दे। बहरहाल अब लंबे समय तक सस्पेंस रखने के बाद चौंकाने वाला नाम सामने रखने की परंपरा भाजपा ने मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन तक जारी रखी और हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश की कमान सौंप दी है। भले ही खंडेलवाल को ये मौका पार्टी के सत्ता में रहते हुए मिला है, लेकिन उनकी चुनौतियां कम नहीं हैं। मसलन खंडेलवाल के सामने मिशन 2028 यानी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ पार्टी में अनुशासनहीनता पर अंकुश लगाना, नेताओं को एकजुट रखना, सत्ता और संगठन में सामंजस्य और समन्वय भी खंडेलवाल के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। ऐसे में अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में उनके सामने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कई चुनौतियां रहेंगी। इनसे कुशलता से पार पा लिया तो ये उनके लिए एक बेहतरीन अवसर बन जाएगा। तो देखिए, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल को एक जिम्मेदारी मिली है, चुनौतियां भी 2028 के लिए हैं और जिस तरीके से उन्होंने ये जिम्मेदारी एक्सेप्ट की है और जिस विश्वास के साथ उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है, कैसे उसको आगे लेकर जाएंगे, बहुत सारी चीजों को उन्होंने स्पष्ट किया। हम चर्चा पर चलेंगे, कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। कार्यकर्ताओं ने जो मुझ पर विश्वास किया है उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। हमारे निवर्तमान अध्यक्ष बीडी भाई साहब ने जो पार्टी को जिस ऊंचाइयों पर पहुंचाया उसको कायम रखते हुए और आगे ले जाना है। हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन यादव जी के साथ सत्ता संगठन का समन्वय रहे और हम आम जन के काम, कार्यकर्ताओं के काम और अच्छे से कर सके। हम लोगों की जो उम्मीद है उस पर खरे उतरे, ऐसा मेरा प्रयास है। देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन है और मध्य प्रदेश के संगठन की यही विशेषता है कि ये माइलस्टोन आगे बढ़ता है और ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो चीज़ें नए प्रयोग होते हैं, नई चीज़ें आती हैं, तो मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन सने सने आज इस स्थान पर पहुंचा है। तो ये जो गति है, इसमें हेमंत खंडेलवाल जी, हमारी पूरी टीम, हम सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाएंगे। अपने खजाने में बहुत सारे माल है। अभी वीडी जी है, अब हेमंत जी निकले। कांग्रेस वाले सिर फोड़ फोड़ के परेशान कि कब खत्म होंगे इनके। हम खत्म नहीं होंगे, वो खत्म होंगे। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। कांग्रेस के सामने चुनौती है, हमारे सामने तो मेंटेन करना है, लेकिन आने वाले समय की सभी स्थानीय निकाय की सारे चुनाव की चुनौती हमारे सामने रहेगी और आने वाले समय में विधानसभा की भी इसी प्रकार से इससे आगे बढ़ने का संकल्प हमारा रहेगा। मुझे लगता है 1951 से जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी आज तक चली है, सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, सारे इतिहास गढ़े हैं और मध्य प्रदेश में भी बीडी शर्मा जी और शिवराज जी के नेतृत्व में इतिहास गढ़ा गया है। इस इतिहास को और आगे ले जाने का काम हम हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में करेंगे, क्योंकि नेता हमारा अध्यक्ष होता है, कार्यकर्ता हमारा बूथ पे लड़ता है और इसलिए जब पेश समिति से लेकर बूथ कमेटी तक काम करती है, बूथ जीता तो चुनाव जीता, इस पद्धति के साथ मोर्चा का पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है और हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश जो रिकॉर्ड बने हैं उसको और आगे ले जाने का काम करेगा। ऐसी मेरी उनको शुभकामनाएं। चलिए, तो अब हेमंत की बारी है। 28 की तैयारी है, चुनौतियां भी भारी हैं।
कितनी चुनौतियां मानते हैं इसको? भारतीय जनता पार्टी इस वक्त काफ़ी मजबूत भी है, लेकिन हेमंत खंडेलवाल का जो कार्यकाल है, जिस तरीके से वो सत्ता और संगठन से जुड़े रहे हैं, देखिए हर एक व्यक्ति के काम करने का तरीका होता है, वो कैसे इन चीज़ों को ले जाएंगे और आने वाले समय में इसका कितना इम्पैक्ट भारतीय जनता पार्टी में और संगठन में, वो कैसे तमाम चीज़ों का एक बैलेंस लेकर चलेंगे। अनुशासनहीनता को बनाए रखना, अनुशासनहीनता ना हो और अनुशासन बना रहे, इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है ये किसी चुनौती से कम नहीं होगा। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं, सीधे चर्चा पर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे सत्येन जैन। सत्येन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सीताशरण सूर्यवंशी। सीताशरण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रमेश जी, जिस तरीके से हेमंत खंडेलवाल की बात हो रही है, ये बात सच है, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है इस वक्त, और पहले जो कमान वीडी शर्मा के पास थी, लगातार बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा है। लेकिन कहते हैं जब कोई एक व्यक्ति आता है, कोई ऐसा नया व्यक्ति भी नहीं है, सत्ता संगठन में सब चीज़ों के लिए काम किया हुआ है, जुड़ा हुआ व्यक्ति है, लेकिन फिर भी जो इलेक्शन होते हैं या आगामी समय जो होगा वो कितना चुनौती भरा देख पाते हैं। और कहते हैं ना कि एक व्यक्ति के काम करने का तरीका अलग होता है, वो अपनी तरह से चीज़ों को कैसे लेकर जाएगा। ऐसे में यदि हेमंत खंडेलवाल को देखना हो तो क्या कहेंगे? देखिए, मोटे तौर पर अगर देखेंगे तो जिन दिनों बीडी शर्मा जी ने काम संभाला था उन दिनों और इन दिनों जब हेमंत खंडेलवाल संभाल रहे हैं काम, अंतर बहुत है परिस्थितियों में। बीडी शर्मा जी ने जब काम संभाला था तब भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां ज्यादा थी। उन दिनों अगर आपने देखा होगा, कमलनाथ जी की सरकार जो थी वो बिल्कुल अंतिम प्रहर में थी, और कुछ लोगों ने जिन्होंने दल बदल करके भाजपा में आए थे, वो उपचुनाव भी होना था। और ऐसी परिस्थिति में उस उपचुनाव को अधिक से अधिक जीत कर पार्टी को बहुमत में लाना, और फिर बीडी शर्मा जी के सामने दूसरी चुनौती ये थी कि एक तो वो प्रदेश अध्यक्ष थे, दूसरी बड़ी चुनौती ये थी कि ज्यादातर उपचुनाव ग्वालियर चंबल संभाग में होना थे और जहां से वो उनका अपना संबंध था। तो कुल मिलाकर के उस बड़ी चुनौती के बीच में उन्होंने अपना काम शुरू किया और फिर पार्टी को बहुमत मिला, और न केवल उस समय उपचुनाव में उनको बहुमत मिला, बल्कि उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए अभी, जिसमें मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, उसमें पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ अपना बहुमत बनाया। वोट का प्रतिशत भी बढ़ा और सीट का प्रतिशत भी बढ़ा। इसके अलावा उन दोनों संगठन में 2-3 बड़ी चुनौतियां थी। जो राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन हुए और जो दूसरे सीए को लेकर के आंदोलन हुए, उसको लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर वातावरण बनाए रखना, ये भी उनके सामने चुनौती थी। और फिर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पहली बार भाजपा ने 29 की 29 सीटें जीती, उनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो लोग कांग्रेस से आए थे, बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस से आए थे, उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में कोई टकराहट ना हो। आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो जिन जिन भी क्षेत्रों से कांग्रेस से लोग आए थे, वो सब भी बड़े प्रतिभाशाली थे, चाहे वो इंदौर हो सकता है, वो भोपाल हो सकता है, वो ग्वालियर हो सकता है, और उनके बीच में भाजपा के कार्यकर्ताओं का तालमेल बैठाना, ये विष्णु दत्त जी के सामने बड़ी एक चुनौती थी, जिसका कि उन्होंने बड़ी सफलता के साथ निर्वहन किया और पार्टी को एक अच्छा चेहरा दिया। अब दूसरी जो बात आती है हेमंत खंडेलवाल जी की, जो आपने भी कहा कि दोनों में अंतर है, क्योंकि विष्णु दत्त जी चूंकि प्रचारक भी रह चुके थे और उन्होंने विद्यार्थी परिषद से राजनीति शुरू की थी, तो स्वाभाविक रूप से जो नया कार्यकर्ता आ रहा था भाजपा का, उस पर उनकी बड़ी ग्रिप थी और उनका पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं संपर्क था। अब हेमंत खंडेलवाल जी के सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, उनके सामने केवल एक छोटी सी चुनौती यही है कि अनुशासन बना रहे। जो उन्होंने पहले दिन भी कहा कि जो दाएं बाएं चलेंगे उनको, जो कि पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि भाजपा के नेता कुछ भी अपना वक्तव्य आ रहा है और फिर वो मीडिया में बनते हैं, तो कहीं ना आगे और फिर और जो एकता विष्णु दत्त जी वातावरण को देकर के जा रहे हैं, वो उसको बना के रखें। और हेमंत जी के साथ एक सब ये माइनस पॉइंट तो ये है कि चूंकि उनका पूरे मध्य प्रदेश भर में नेटवर्क कम है, महाकौशल में जबलपुर से नर्मदापुरम तक उनकी पैठ अच्छी है, बाकी जगह उनको अपना स्थान बनाना पड़ेगा। और पार्टी की जो जिस ऊंचाई पर है, इसको मेंटेन रखना, ये उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, मैं समझता हूं। और इसको अभी 28 के चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि उनका कार्यकाल शायद 2 ही वर्ष का है। अब वो अगर रिपीट होते हैं कि नए आते हैं, तो ये तो आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। सत्येन जी, अभी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, राखी जी बिल्कुल। चुनौतियों से पार पाएंगे, सफलता अपार की बात हो रही है और हेमंत की बारी है।
क्योंकि आपके लिए आपके एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुझे लगता है एक ऐसा चेहरा आए हैं, जब किसी को जिम्मेदारी दी जाती है मुझे लगता है उसके पीछे बहुत सारी चीज़ों का समावेश होता है, सोचा जाता है। तो हम किसी की ताजपोशी पर सवाल नहीं उठाना चाहते, लेकिन हम ये ज़रूर देखना चाहेंगे, जानना भी चाहेंगे कि ये कितनी चुनौती भरा उनके लिए होगा। जैसे कि रमेश जी ने भी बहुत सारी बातों को बहुत स्पष्ट रूप से रखा। तो ऐसा ही नहीं है कि हम सिर्फ सबकी सराहना ही करें, हमें लगता है एक्चुअल में कितनी चुनौती जैसा उनके लिए होगा ये भारतीय जनता पार्टी हमें बताएगी। देखिए, जिस प्रकार से हमारे नव नियुक्त अध्यक्ष जी ने कहा कि हम संगठन को और परम वैभव पे ले जाएंगे और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, और माननीय अटल जी ने भी कहा हुआ है कि हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में, आने वाला कल न भुलावें, आओ मिलकर दिया जलावें। तो ये तो सदैव हमें पाथे मिला है माननीय अटल जी से। तो हम कभी जो लक्ष्य रहता है जो अटेन कर लिया, जिस प्रकार से हमारे निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी के समय हमने 29 की 29 लोकसभा सीट जीती, कांग्रेस शून्य पर आ गई, कांग्रेस सांसद विहीन हो गई, शून्य का आविष्कार जीतू पटवारी जी ने कर दिया और संसद में शून्य दिया कांग्रेस को दिल्ली में। तो ये हम उनके समय हुआ। 164 विधायक हैं, हमने नगरीय निकाय के लगभग 80 से 85% जीता विजयश्री प्राप्त की है। साथ ही साथ हमने जो पंचायत नगरीय ग्रामीण निकाय के चुनाव हैं, चाहे वो जिला पंचायत हो, जनपद के चुनाव हैं और ग्राम पंचायत है, उनमें भी हमने 90% की सफलता अर्जित की। तो ये बड़ा और 50% से ज्यादा का वोट शेयर हमें मिला, 60% लोकसभा चुनाव में मिला, और उसके बाद हमको जो विधानसभा चुनाव में लगभग 50% का 49% का वोट शेयर मिला। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमारे लक्ष्य थे। और निसंदेह आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, जो एक तपोनिष्ठ संघनिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जिनका निसंदेह वो अपने त्याग से, तप से, तेज से हमारी भारतीय जनता पार्टी को अभिषिक्त करेंगे, सिंचित करेंगे। उन्होंने अपने कृतित्व से, अपने कार्यों से पार्टी में अपने उपयोगिता सिद्ध की हुई है। वह एक बार के सांसद रहे हुए हैं, 2 बार से विधायक हैं, दूसरी बार विधायक हैं अभी वो। पूर्व में वो प्रदेश के कोषाध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा जो आरंभ की थी सन 1986 में मंडल के युवा मोर्चा के मंडल के कोषाध्यक्ष के रूप में की थी। तो और साथ ही साथ नवाचार करने वाले हैं। जिस प्रकार से उन्होंने समेकित स्कूल की अवधारणा की और बैतूल को मंदिर मानते हुए बैतूल की भगवान रूपी जनता के लिए वहां पर शिक्षा को सुलभ कराया, और समेकित शिक्षा, ऐसी उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था हो कि जहां पर स्कूल के अंदर सारी सुविधाएं हो, वहां पर बच्चों के लिए बसेस की सुविधा हो, और जो मॉडर्न पुस्तकालय हो, लैब प्रयोगशालाएं अच्छी हो, और शिक्षक भी जो है गुणवत्तापूर्ण हो, प्रांगण भी बहुत अच्छा हो, साथ ही साथ क्रीड़ांगन या खेल का मैदान भी बड़ा हो। तो ऐसी सारी सुविधाएं वहां पर समेकित शिक्षा के द्वारा की, और जिसको कि उन्हीं के नवाचार को पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी उल्लेखित किया। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अभी सांदीपनी स्कूल के रूप में मध्य प्रदेश के अंदर वो सांदीपनी स्कूल बना रहे हैं। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण को सांदीपनी जी ने, गुरु जी ने जो शिक्षा दी थी, जो वैसी ही शिक्षा मध्य प्रदेश में हमारे जो बालक हैं, छात्र हैं, उनको मिले, उसको लक्ष्य को लेके चल रहे हैं। सीएम राइज स्कूल शिवराज जी ने खोला। निसंदेह वो नवाचार करने वाले हैं, और तो और वो नागरिक देवोभव को मानते हैं। भले ही कोई कार्यकर्ता विपक्षी दलों का, अन्य राजनीतिक दलों का हो, उनका भी उन्होंने सहयोग किया है। कई बार विषम परिस्थितियों में वह भी उनसे मदद मांगने आए, उनसे सहायता मांगने आए, और हेमंत खंडेलवाल जी ने सदैव ऐसे लोगों की भी सहायता की है, मदद की है। और निसंदेह जिस प्रकार से वो 2023 में प्रवासी यूपी चुनाव में प्रवासी कार्यकर्ता प्रभारी भी रहे हैं 15 जिलों में, जो 61 विधानसभा सीट थी उनको देखा, और प्रचंड विजय हुई भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी ने दूसरी बार जीत करके दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कीर्तिमान रचा है। और 2021 में वो प्रवासी कार्यकर्ता प्रभारी बंगाल के भी रहे हैं। और 2019 का जो चुनाव था, उस चुनाव में वो निर्वाचन अधिकारी भी रहे थे मध्य प्रदेश के सदस्यता अभियान में, और जो निर्वाचन होता है निर्वाचन के, तो निर्वाचन अधिकारी भी रह चुके हैं। और उनका जो त्याग है, तेज है, तप है, बल है, तपस्या है, वो संगठन ने देखी है। और जिस प्रकार से जब उनका चुनाव हुआ, आपने देखा होगा कि हजारों कार्यकर्ता, और आप सब मीडिया बंधु भी साथ में थे, हमारे जो केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के राज्य प्रभारी, चुनाव प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने
बार बार कहा कि और किसी को भी नामांकन जमा करना है तो कर सकते हैं कोई भी कार्यकर्ता, लेकिन आप देखिए हमारे किसी कार्यकर्ता ने जो एक यूनानिमसली हो जाता है, और ऐसा नहीं था, सब स्वतंत्र थे, किसी के ऊपर कोई बाध्यता भी नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुशासन जो है फूट फूट करके निकलता है, उसकी सुगंध बिखेरी जाती है, वो सुगंध हम सब ने देखी। और जिस प्रकार से आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी का जो प्रस्तावक बने, आप देखिए 1 दर्जन से ज्यादा बड़े नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हो, केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हो, हमारे प्रदेश निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी हो, या अन्य नेतागण, सब साथ में आकर के सबने प्रस्तावक के रूप में फॉर्म जमा किया, और बार बार, तो ये हमारे निर्वाचन की सुगंधी है। पूर्णतः लोकतांत्रिक होता है, ऐसा नहीं होता। और जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी जब रहे, उन्होंने ही जो वर्तमान में आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी के हाथ में, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनको नवमनोनीत अध्यक्ष हैं, उनके हाथ में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज दिया। तो ये हमारे यहाँ की सुगंधी है। और देखिए जीतू पटवारी जी जब अध्यक्ष बने थे, कमलनाथ जी गायब थे, कमलनाथ जी उस कार्यक्रम में नहीं थे। तो दिस इज द बिग डिफरेंस एज फार एज द इंटरनल डेमोक्रेसी इज कंसर्न। आंतरिक लोकतंत्र की बात होगी, से सवाल पे ये बात आएगी। ठीक है सत्येंद्र जी, रोकूंगी मैं। सीताचरण जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन रहा हूँ। सीताचरण जी, हेमंत खंडेलवाल भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, कांग्रेस के लिए चुनौती मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 28 का इलेक्शन होगा, उसके पहले एक पकड़ होती है, हर व्यक्ति अपने तरीके से काम करता है। और एक सवाल तो भारतीय जनता पार्टी ने उठा ही दिया कि हमारे यहाँ की प्रक्रिया और कांग्रेस की प्रक्रिया में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि जब जीतू पटवारी के हाथों में कमान आती है तो कमलनाथ गायब हो जाते हैं। हमारे यहाँ सब साथ में खड़े थे, इसीलिए हम सब मिलकर हमेशा काम करते हैं। राखी जी, ये बिल्कुल देखिए आप, ये एकदम अपोजिट है। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का जो इलेक्शन हुआ है उसमें लाल सिंह आर, दुर्गादास उइके और आपके सुमेर सिंह सोलंकी जी, इन्होंने तो फार्म ही नहीं भर पाए क्योंकि इनकी हसरतें तो अंदर ही रह गई, क्योंकि ओपन हो नहीं सकते थे। कांग्रेस और बीजेपी में इतना ही अंतर है कि वहाँ एक कार्यकर्ता भी नहीं बोल सकता हो, या हमारे यहाँ पूर्ण स्वतंत्रता है। और हमारे यहाँ कांग्रेस में जो इलेक्शन होता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के, क्योंकि वहाँ भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी और शशि थरूर साहब भी, उन्होंने भी विपक्ष की भूमिका निभाई है कांग्रेस में रहते हुए। और इस तरीके से इलेक्शन बीजेपी में नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी, जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण, ये 5 पॉइंट जिस तरीके से जो हवा दे रहे थे 2 महीने से, कि इनमें से ही बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चयनित होगा। लेकिन आदरणीय राखी जी, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, क्या महिला सशक्तिकरण पर जिस तरीके से ध्यान दिया गया, क्या एक बात SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी में जिस तरीके से इन 4 समुदाय में जिस तरीके से वोट लेने की राजनीति जो बीजेपी के पास है, तो वो बीजेपी की जो वोट की राजनीति वो असफल हो चुकी है। अब 28 में जो आने वाला चुनाव है, और मेरा एक और कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीनस्थ रहेंगे कि प्रदेश की तरीके से जनता करेंगे। माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई भी देता हूं और हमारा पूरा विपक्ष भी बधाई देता है उनको, लेकिन वो कितने खरे उतरते हैं, क्योंकि ये पर्ची से आए हैं, ये पूरा प्रदेश जान रहा है कि पर्ची से बने हुए हमारे माननीय खंडेलवाल साहब अब ये माननीय CM साहब के अधीनस्थ रहते हैं कि CM साहब इनके अधीनस्थ रहते हैं। ये बात इसकी आप देखिए, आप जो आने वाला चुनाव है 2028, इसमें कांग्रेस को प्लस पॉइंट मिला है। और जिस तरीके से उन समुदायों से जो वोट बैंक लिया जाता है, अब वो इनके बीजेपी में जिस तरीके से जो कलह बढ़ गया है, ये जनता को, प्रदेश को, आदरणीय राखी जी, ये देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। रमेश जी, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर क्योंकि एक काम और एक जो जिम्मेदारी होती है, उस चीज़ को पक्ष विपक्ष ठीक है अपनी तीखा टिप्पणी इस पर करें, वो कर सकते हैं, लेकिन ये बात सच है, अनुशासन को बनाए रखना और यदि कोई अनुशासनहीनता कर रहा है तो उस पर स्टैंड लेना, सबको बैलेंस करके चलने वाली जो कला होती है, वही तो एक लीडर की सच्ची पहचान होती है। इसके साथ साथ जैसा कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश में थोड़ी सी पकड़ कुछ क्षेत्रों को छोड़कर मजबूत करनी होगी, तो मुझे लगता है 28 में अभी वक्त है, तब तक उस दिशा में वो काम करेंगे, बाकी लोग उनका सपोर्ट भी करेंगे। तो ये एक वर्तमान स्थिति को यदि देखें, कांग्रेस भी लगातार अपनी चीजों को लेकर बढ़ रही है। हम कांग्रेस को ये नहीं कह सकते कि एक विपक्ष में होने के नाते मजबूत नहीं है, लगातार अपने प्रयासों से पूरे इलेक्शन की तैयारी कांग्रेस की भी है। तो ये जो टक्कर होगी आमने सामने,
इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से जैसा कि हालांकि मैं अभी ये मान करके चल रहा हूं कि अभी 28 दूर है और आरंभिक 2 साल हेमंत खंडेलवाल जी के कैसे निकलते हैं उसके बाद फिर आगे की भूमिका तय होगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जैसा कि अभी वातावरण बना हुआ है, आने वाले समय में दोनों ही दलों के बीच में, भाजपा के बीच में और कांग्रेस के बीच में एक तगड़ी राजनीतिक टक्कर होने वाली है और दोनों की तैयारी अपने अलग अलग तरीके की है। कांग्रेस जो तैयारी कर रही है वो फील्ड की तैयारी कर रही है और दूसरा कहीं ना कहीं जो उन्होंने एक योजना बना रखी है कि सरकार की छवि पर आघात करने की। अब उसको मैं इस बात पर बिल्कुल नहीं जा रहा कि कौन से आरोप सही होते हैं, कौन से आरोप गलत होते हैं। कहीं ना कहीं किसी भी, अगर हमको किसी पर जीत हासिल करना है तो वो दो ही प्रकार से हो सकती है प्रजातंत्र में। दूसरे की छवि कमजोर हो और हमारी स्थिति मजबूत हो। कांग्रेस इन दोनों दिशाओं में काम कर रही है। भाजपा जो काम कर रही है कहीं ना कहीं वो अभी संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है, निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की दिशा में काम कर रही है। उनके जितने भी प्रकोष्ठ है वो सब नीचे धरती के स्तर पर लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के आने वाला समय दोनों के बीच में बड़ी टक्कर के बीच में होने वाला है, दोनों के बीच में अच्छी टक्कर के बीच में होने वाला है। इसमें एक जो सबसे बड़ी खास बात यह है कि चूंकि अब भाजपा में इस समय सदस्य संख्या की दृष्टि से देखें तो भाजपा सबसे बड़ा दल है। जब भी कभी कोई परिवार बढ़ता है तो सबको संभाल करके चलना और एकजुट करना सबसे बड़ी चुनौती है। हेमंत खंडेलवाल जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। इस बीच में वो अगर अपने आंतरिक जो भी लोगों के अंदर महत्वाकांक्षा है या किसी के मन में किसी प्रकार का संतोष है या किसी की कोई मत भिन्नता है, उन सबको एक रूप करके पार्टी को आगे बढ़ा सके तो मैं समझता हूं भाजपा फिर अपने स्थान पर स्थित रहेगी। और अगर यहाँ पर इनकी कमजोरी हुई, कांग्रेस को एक अभी मुझे जो कमजोरी दिख रही है, कांग्रेस मुद्दे उठाने में कमजोर कर रही है। वातावरण वो बहुत अच्छा बनाते हैं, मीडिया पे अपना अच्छा स्थान बनाते हैं, लेकिन अभी कांग्रेस के वो मुद्दे उतने प्रभावी नहीं है कि वो जनता को वोट को बदल सके। लेकिन अभी ये जो एक नया मुद्दा अभी कांग्रेस ने छेड़ा है कल परसों से कि मतलब महिला और SC ST को लेकर के, क्योंकि इस समय अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, ये कहीं ना कहीं और फिर अब पार्टी अध्यक्ष भी, तो इसमें SC ST और महिला, इसकी चूंकि बहुत ज्यादा चर्चा थी। अब आगे आने वाले समय में ये देखना होगा कि इसको कितने निचले स्तर पर कांग्रेस लेकर के जाती है और जनता के हित के मुद्दों को किस प्रकार वो उठाती आगे चलती है, इस पर होगा। मैं समझता हूं अभी कम से कम 6 माह हमको हेमंत खंडेलवाल जी का जो कार्यकाल है और उनके जो नीतियां हैं, निर्णय है और विशेषकर जो टीम बना रहे हैं, मैं समझता हूं अभी वो अध्यक्ष बने हैं। अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौन बनता है, संगठन का महामंत्री कौन बनता है और किसके हाथ में, कई बार जो अध्यक्ष होता है वो एक प्रकार से शोपीस जैसा होता है। BD शर्मा अलग कर दीजिए उनको, कि BD शर्मा एक अच्छा काम करने वाले थे, लेकिन भाई कई बार अध्यक्ष जो है वो सामने रहता है चेहरा, उसके पीछे संगठन का व्यक्ति जो काम करता है उसके निर्णय काम होते हैं। तो मैं समझता हूं अभी कम से कम 6 महीने हमको इंतजार करना चाहिए कि भाजपा संगठन का स्वरूप किस प्रकार आता है। तो एक अभी जो आपके यहाँ एक लाइन चल रही है, संघ की, RSS वालों की एक लाइन चल रही है कि सद्भाव बनाना हमारा पहला कर्तव्य है। तो सद्भाव बनाने की तरफ भाजपा कितनी आगे बढ़ती है, इस पर भी आगे चल करके उनका संगठन काम करेगा। ये सारी की सारी चुनौतियां अभी उनके सामने हैं, जो हम अभी लगभग 6 महीने देख करके फिर इस पर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि नई जिम्मेदारियां हैं तो चुनौतियां भी हैं, उनके लिए भी गाइडलाइंस होंगी कि क्या करना है। क्योंकि समय हो गया, सत्येंद्र जी जल्दी से बात रख पाए तो बोलेगा, वैसे समय हो गया है, प्लीज। मैं बता देता हूँ, छोटा सा ही है। देखिए, निसंदेह वो खरे परखे जांचे हैं, हर कसौटी पर सांचे हैं आदरणीय हेमंत जी, और निसंदेह वो 24 कैरेट सिद्ध होंगे। और जिस प्रकार से हम सभी को मंत्र देंगे आए, वो अहिमिंद्रो न परांजिंगे न दैन्यम न पलायनम या संगत ध्वजम संबद्ध ध्वजम संभो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना नाम उपास्ते, हमारी वो परिपाटी से आ रहे हैं। आदरणीय श्री रमेश शर्मा जी ने जो कहा, निसंदेह वो वस्तुतः उस पर पारंगत हैं, खरे उतरते हैं और हम सभी को आगे लेके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की ध्वज पताका को आज विश्व में फैला रहे। मध्य प्रदेश एक आदर्श संगठन के रूप में स्थापित है। निसंदेह मध्य प्रदेश एपिसेंटर रहेगा। भारत के अन्य राजनीतिक इकाइयां, बस सर रोकूंगी। सीताशरण जी, आप भी जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। जी, अपनी बात रखिए सर। हम तो देखो क्या जी, बिल्कुल विपक्ष में रहते हुए और जिस तरीके से जो पर्ची वाला सिस्टम है, ये पर्ची वाले सिस्टम प्रदेश की जनता समझ गई है और आदरणीय हमारे इस मध्य प्रदेश की जनता और विपक्ष बहुत बेहतर तरीके से आने वाले समय में
एक इतना अच्छा परफॉर्मेंस देगी कि बीजेपी अपने आप, जैसे आज की तारीख में जो धरातल पर जो आ गई है, जिस तरीके से बीजेपी में कलह पैदा हो गई है SC ST OBC एंड माइनॉरिटी प्लस महिला सशक्तिकरण में, उस तरीके से हम अपने गांव से लेके बूथ लेवल तक ले जाएंगे कि ये केवल वोट लेने की ही राजनीति बीजेपी करती है। बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, हेमंत खंडेलवाल की जो जिम्मेदारी है उनके लिए चुनौती भी है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें लेकर जाना है। हालांकि इस वक्त पे उन्हें पार्टी एक मजबूत स्थिति में मिली है, ये तो हुई उनकी बात, लेकिन कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर आई है, जो SC ST महिला सशक्तिकरण माइनॉरिटी की जो बात हो रही थी, इसको यदि घेरने पर आती है तो कांग्रेस का नेतृत्व किस तरीके से वार करेगा और फिर हेमंत खंडेलवाल की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन नीतियों पर कैसा पलटवार होगा, ये भी आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।